सो यू विल बी ऑल राइट। बेटा आज जो हम लोगों ने डिस्कशन करनी है अपना जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया था, हम लोग जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर अपनी डिस्कशन कर रहे थे। तो न्यूक्लियस के इंट्रोडक्शन को हमने देखा था, बेसिकली जो है वो उसकी जो डिफरेंट पार्ट्स थे हमने देखा, वो जो रिमेनिंग पार्ट्स उसके रह गए थे वन बाय वन। आज जो है वो हमने उसको डिस्कस करना है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो कंटेंट्स के लिहाज से जो जो चीज़ें प्रेजेंट थी, आज हम उन तमाम कंटेंट्स के ऊपर जो है वो वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। सो बेटा जी सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम देख लेते हैं। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये कौन सी मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे जो है ये जो है ये या तो इम्पैक्ट कहलाती है या फिर बेटा जी हम इसको जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चलिए बेटा आज जो हमारी डिस्कशन होगी वो बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर होगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये मतलब न्यूक्लियस ने जो है सराउंड किया हुआ होता है, जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बेसिकली वो सराउंड करती है न्यूक्लियस को। सो बेटा हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और यही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो सेपरेट करती है न्यूक्लियर मटीरियल को फ्रॉम द न्यूक्लियस, अगर मैं बात करूँ तो। अच्छा जी बेटा, अब न्यूक्लियर मटेरियल जो है इसकी भी बेसिकली जो है वो दो टाइप्स हैं। जो उसकी दो मेनली टाइप्स हैं वो ये है कि अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं या इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो ये प्रीवियस हल्का सा जो था वो मैंने आपको बताया था कि टू मेम्ब्रेन्स के ऊपर जो है ये कंसिस्ट करता है। एक होती है बेटा जी आउटर मेम्ब्रेन और सेकेंड वाली जो होती है वो इनर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन। अब बेटा जब आउटर मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं तो बेसिकली आउटर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूज विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब आउटर मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूँ तो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है मतलब कॉन्टिन्यूज हुई होती है। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूज विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा जब हम इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, यहाँ पे ये चीज़ आपको नज़र आ रही है कि ये जो है वो बेसिकली इसको हम जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको बोल रहे हैं, इसको बेसिकली हम जो है वो बेटा जी बात जो है इसका नाम हम रख सकते हैं जी आउटर मेम्ब्रेन है। और बेसिकली जो इनर मेम्ब्रेन होती है, अब जो ये इनर आगे से ये नीचे जो है ये इनर मेम्ब्रेन जो है वो स्टार्ट हो गई है, इनर पोर्शन जो है इनर मेम्ब्रेन वाला। बेसिकली जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन का काम ये होता है, आउटर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस होती है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन कॉन्सिस्ट होती है विद द न्यूक्लियर कंटेंट। मतलब यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियर कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा दिखने को मिलता है। सो इनर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस विद द न्यूक्लियर कंटेंट। मैं यहाँ पे न्यूक्लियर कंटेंट जो है वो लिख देती हूँ। अच्छा जी बेटा, हम लोगों ने जो है वो टाइप्स की बात कर ली है। हम बेसिकली टू मेन टाइप्स को तो वो डिस्कस कर रहे थे, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक जो है वो इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इनर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस विद द न्यूक्लियर कंटेंट। देन बेटा जी न्यूक्लियर पोर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, अच्छा जी न्यूक्लियर ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला जो टॉपिक है वो हमारा बेसिकली कंप्लीट हुआ। अब हम जो है वो डिस्कशन करते हैं अपनी न्यूक्लियर पोर्स के ऊपर। बेटा जी न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं, अगर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूज एट द सर्टेन पॉइंट्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो दोनों बेटा वहाँ पे जो है वो जब वो आपस में मिलती हैं कॉन्टिन्यूज इन द फॉर्मेशन, कॉन्टिन्यूज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, तो बेटा इन दोनों मेम्ब्रेन जब ये दोनों आपस में यूँ आप ये देख लीजिए आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन जो है, यहाँ पे जो है कुछ पोर्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली वो जो पोर्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर पोर्स का। ये आपको दोनों जो है वो न्यूक्लियर पोर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, न्यूक्लियर पोर्स। अब बेसिकली ये जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं उन्होंने क्या है कि ये न्यूक्लियर पोर्स जो है वो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो ये कॉन्टिन्यूस होते हैं इन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर पोर्स। अब बेसिकली न्यूक्लियर पोर्स का क्या काम होता है, न्यूक्लियर पोर्स का ये काम होता है कि उन्होंने जो है वो मटीरियल को एक्सपोर्ट करना होता है फ्रॉम
न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो बेटा ये न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं ये भी अपनी जो है वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। खैर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हाईली वेरिएबल वेरिएबिलिटी के लिहाज से, तो ये फ्रॉम सेल टू सेल जो है वो हाईली वेरिएबल होते हैं। अगर मैं एग सेल्स की बात करती हूँ तो एग शेल में कभी आपने देखा होगा, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रा करती हूँ एग का, ये एग का फॉर एग्जांपल ये एग का शेल है, एग शेल। बेटा जी इस एग शेल में कभी आपने शेल को देखा होगा, जब उसके अंदर से आप यॉक वगैरह निकाल लेते हैं, एग यॉक निकाल लेते हैं, तो देन बेटा जो खाली एक शेल बच जाता है, उस खाली एक शेल में पोर्स होते हैं, बेशुमार जो होते हैं वो बेटा पोर्स इस एग शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इन पोर्स की अगर मैं क्वांटिटी बता दूं आपको तो बेटा इन ये जो पोर्स होते हैं एग शेल में वो ऑलमोस्ट 30,000 है, ठीक है जी। न्यूक्लियर पोर्स की अगर मैं बात करूं एग शेल के लिहाज से एग के अंदर, तो उसमें जो है वो 30,000 जो होते हैं वो पोर्स पाए जाते हैं। और इसी तरह से अगर मैं एरिथ्रोसाइट्स की बात करती हूँ तो ब्लड के अंदर बेटा जो मेनली अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर बेटा 2 to 3 जो होते हैं या 3 to 4 हम कर सकते हैं, बट मोस्टली 3 to 4 और 2 to 3 यही रेशो जो होती है वो एरिथ्रोसाइट्स के अंदर न्यूक्लियर पोर्स की जो है वो बेटा भी पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 to 4 जो है वो न्यूक्लियर पोर्स जो है वो बनते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं वो 3 to 4 पोर्स होते हैं वो पाए जाते हैं। देन बेटा जी हम लोग फंक्शन की बात कर लेते हैं, तो जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं बेसिकली ये अपना एक डेफिनेट स्ट्रक्चर रखते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर से आपके सामने बना देती हूँ। ये मतलब इनका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है, तो आप इस तरह से नहीं देख सकते कि ये इरेगुलर जो है वो स्ट्रक्चर अपना रखता है, बल्कि अपना उसका जो है वो न्यूक्लियर पोर्स का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है। अगर हम अंडर माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो आप अपने इस एग शेल को भी देख सकते हैं कि उसके अंदर आप जो पोर्स, वैसे तो पोर्स होते हैं हमें नेकेड आई से भी अगर हम देखें तो बेटा हमें पोर्स नज़र आते हैं, बट अगर आपने उसका वाकई में डेफिनेट जो है वो स्ट्रक्चर देखना है तो आप जो है वो माइक्रोस्कोप का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देन बेटा जी यहाँ पे जो है इसका डेफिनेट एक ये अपना स्ट्रक्चर रखते हैं, इसके साथ साथ इसका फंक्शन मेनली जो कि पीछे मैंने डिस्क्राइब किया है कि ये मटेरियल को एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। सो बेटा जी ये मटेरियल को एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। हम लोग जो थे वो बात कर रहे थे हम लोग फंक्शन को लेकर के बात कर रहे थे ये न्यूक्लियर पोर्स की, तो वो टॉपिक हमारा जो था वो कंप्लीट हो गया था। देन अभी जो है वो हमारी डिस्कशन होनी है जो न्यूक्लियोलस के लिहाज से कि न्यूक्लियोलस के अंदर न्यूक्लियोलस की जो है वो बेसिकली उसकी अपनी इम्पोर्टेंस क्या है। तो न्यूक्लियोलस की अपनी इम्पोर्टेंस ये है कि लाइक अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ये देखें बहुत बड़ा आपको जो है वो न्यूक्लियोलस बॉल लाइक जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। ये अगर मैं मज़ीद इसको जो है वो अब मैं इसको डार्कली स्टेन करने लगी हूँ। अब बेटा अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं तो न्यूक्लियोलस का जो स्ट्रक्चर है वो डार्कली स्ट्रेन है। अब यहाँ पे मैं ये आपको स्ट्रेन करके जो है वो दिखा देती हूँ, ठीक है जी। तो न्यूक्लियोलस जो है वो डार्कली स्ट्रेन स्ट्रक्चर अपना रखता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, अब ये डार्कली स्टेन्ड बॉडी रखता है विद इन द न्यूक्लियस विदाउट एनी मेम्ब्रेनियस बाउंड्री। इसमें बेटा कोई भी मेम्ब्रेनियस जो है वो बाउंड्री नहीं है, ठीक है। ये डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है। अगर हम इसके पूरे एक न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अंदर देखने हैं तो उस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस जो होता है वो डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर रखता है। इसके ऊपर कोई भी जो है वो मेम्ब्रेनियस बाउंड्री वाला जो है वो नहीं होती। देन उसके बाद जो है बेटा ये सेपरेट करता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर मटीरियल को। अब देखिए ये विदाउट एनी मेम्ब्रेनियस बाउंड्री है। इसके ये जो मेम्ब्रेनियस बाउंड्री आप एक देख रहे हैं जिसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियोलस को अगर हम देखें तो इसको किसी भी मेम्ब्रेनियस बाउंड्री ने जो है वो कवर नहीं किया हुआ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात हम करते हैं तो मेम्ब्रेनियस बाउंड्री जो है वो आउटर साइड पे जो है वो मौजूद है, इनर साइड पे न्यूक्लियोलस के ऊपर कोई भी नहीं है। अब जो यहाँ पे एक तो मेम्ब्रेन विदाउट एनी मेम्ब्रेनियस बाउंड्री है, ये डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर अपना रखता है और इसका काम ये होता है कि इसने जो है बेटा वो सेपरेट करना होता है न्यूक्लियर मटीरियल को फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसने फ्रॉम द साइटोप्लाज्म जो है
न्यूक्लियर मटेरियल को जो है वो सेपरेट करना होता है। ठीक है जी बेटा। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम न्यूक्लियाई की अगर हम बात करते हैं तो एक न्यूक्लियस के अंदर वन आर टू या उससे भी ज़्यादा जो है हम न्यूक्लियाई हो सकते हैं। सो यहाँ पे मैं वन आर मोर या वन आर टू जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो एक अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो उसमें एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं या एक या दो भी न्यूक्लियाई जो होते हैं वो हो सकते हैं। देन बेटा जी हम अब न्यूक्लियस के पार्ट्स को देख लेते हैं। तो न्यूक्लियस के जो है वो बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक जो होता है वो ग्रैनुलर एरिया होता है और एक जो होता है वो फिब्रिल एरिया होता है। ग्रैनुलर एरिया की अगर हम बात करते हैं तो इस पर जो राइबोसोमल सब यूनिट्स जो होते हैं वो बेटा बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियाई की तो इसका जो है वो फिब्रिल एरिया होता है। वहाँ पे जो बेटा लार्ज मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से अगर मैं राइबोसोमल डीएनए की बात करूँ या आरएनए की बात करूँ तो वो प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से अगर हम बात करें राइबोसोमल डीएनए की या उसके साथ साथ आरएनए की अगर मैं बात करूं तो फिब्रिल एरिया के अंदर जो है ये लार्ज मॉलिक्यूलर वेट वाले राइबोसोमल डीएनए और आरएनए जो होता है वो प्रेजेंट होता है। देन बेटा जी उसके बाद जो है वो हम न्यूक्लियोप्लाज्म की बात कर लेते हैं। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि ये सारे का सारा जो है ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, चले मैं एक एरो के साथ न्यूक्लियोप्लाज्म बता देती हूँ और बाकी मैं क्रोमैटिन मटेरियल को जो है ये सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है जो कि एक जाल की तरह आपको फैला हुआ नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा बेटा जो है वो क्रोमैटिन मटेरियल है। क्रोमैटिन मटेरियल और बेटा जी ये सारे का सारा जो है ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बेटा जी लास्ट में हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म ही रह गया है। ये जिसको अभी मैं बताने लगी थी आपको, ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि मैंने अभी लेबल किया है। न्यूक्लियोप्लाज्म की अगर मैं बात करती हूँ तो बेटा ये एक फ्लूइड टाइप का मटेरियल होता है। ठीक है, अब ये सारे सेल के अंदर जो है ये फैला हुआ है और ये फ्लूइड टाइप का मटीरियल है, फ्लूइड मटीरियल है ये। ठीक है बेटा, ये फ्लूइड मटेरियल है और इसके अंदर बहुत से एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लाइक अगर मैं डीएनए और आरएनए की बात करती हूँ तो यहाँ पे जो है ये एंजाइम्स के साथ साथ डीएनए और आरएनए भी जो है ये असेंबल्ड हुए होते हैं। देन बेटा जी मैं पूरे टॉपिक का जो है वो एक दफ़ा ओवरव्यू जो है वो आपको दे देती हूँ। यहाँ पे जो है वो लास्ट पे थोड़ी सी लाइट की वजह से डिस्टॉर्शन हो गई थी और ये टॉपिक हमारा जो है वो टू पोर्शंस के अंदर जो है वो लाइट की डिस्टॉर्शन की वजह से डिवाइड हो गया। तो देन मैं एक दफ़ा फिर से जो है वो ओवरव्यू अब दे देती हूँ जो अंदर डिस्टॉर्शन हुई है उसकी वजह से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे थे तो बेसिकली जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस ने बेटा जी सराउंड किया हुआ होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को और ये सेपरेट करती है न्यूक्लियर मटेरियल को फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। अगर बात करूँ तो बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट करती है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो साइटोप्लाज्म से जो है वो सेपरेट कर देती है। न्यूक्लियस बेसिकली जो है वो सेपरेट कर देगा। देन जी उसके बाद टाइप्स को देख लेते हैं। तो एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक जो है वो इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है कॉन्टिन्यूज विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो इनर मेम्ब्रेन होती है बेटा वहाँ पे इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो बेटा यहाँ पे न्यूक्लियर कंटेक्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद जो है वो बेटा न्यूक्लियर पोर्स की बात करूँ तो इनर और आउटर मेम्ब्रेन की बात करती हूँ तो वो छोटे छोटे जो होते हैं वो पोर्स मौजूद होते हैं। या पूरे स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हैं कि आपको बहुत से पोर्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। बेटा यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन continues many pores and continues in the formation of various pores। ठीक है,
और जो वो बेटा वेरियस पोर्स होते हैं वो सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया। अब ये सारे जो हैं वो एक ही जगह पे सारे के सारे इकट्ठे नहीं होते, बल्कि सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर ये पोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे इसकी वेरिएबिलिटी की मैं बात कर देती हूँ, तो वेरिएबिलिटी जो है ये डिफरेंट सेल्स के लिहाज से होती है। लाइक हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की अगर बात करते हैं, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल जो थी वो एग शेल की दी थी कि अगर हम एग के शेल के अंदर देखते हैं तो नेकेडली हम लोगों को जो है वो नेकेड आई से भी हम बहुत से पोर्स हैं वो देख सकते हैं। और एग के शेल के अंदर जो हमें पोर्स नज़र आते हैं वो बेसिकली जो पोर्स होते हैं वो अप टू 30,000 जो होते हैं वो एग शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो मैंने वो यहाँ पे 30,000 पोर्स जो है वो लिख दिए थे। देन उसके बाद बेटा जी बॉडी के अंदर एरिथ्रोसाइट्स की अगर बात करती हूँ, तो जो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनमें जो पोर्स होते हैं वो 3 to 4 जो होते हैं वो पोर्स बेटा प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है बेटा इसके फंक्शन की बात करते हैं, तो ये अपना एक डेफिनेट स्ट्रक्चर रखने की वजह से इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इसने एक्सपोर्ट करना होता है मटेरियल को फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस। ठीक है, तो बेटा ये इसका जो है वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। न्यूक्लियोलस की अगर हम बात करते हैं, तो ये एक डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर, डार्कली स्टेन्ड जो है वो बॉडी अपनी रखता है विद इन द न्यूक्लियस। इसके ऊपर जो है वो कोई भी मेम्ब्रेनियस बाउंड्री जो होती है वो नहीं होती, और ये सेपरेट करता है न्यूक्लियर मटेरियल को फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। सो ये वही साइट होती है जहाँ पे जो है ये बेटा राइबोसोम्स होते हैं वो असेंबल्ड होना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पे जो है इस सेपरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। साइटोप्लाज्म होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो है वो सेपरेट होता है। देन बेटा न्यूक्लियाई की अगर हम बात कर लेते हैं, तो 2 न्यूक्लियाई, इसमें न्यूक्लियाई सेल टू सेल अगर बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर पर न्यूक्लियस के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो 1 या 2 भी न्यूक्लियाई जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो हम 1 और मोर भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद अब न्यूक्लियाई, इसके जो है वो बेटा न्यूक्लियोलस के 2 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक ग्रैनुलर एरिया होता है और एक जो है वो फिब्रिल एरिया होता है। ग्रैनुलर एरिया जो है वो कॉन्टिन्यू, इट इज़ द साइट डेट कॉन्टिन्यूज विद द वेरियस राइबोसोमल सब यूनिट्स। तो यहाँ पे बहुत से जो है वो राइबोसोमल सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम फिब्रिल एरिया की बात करते हैं, तो फिब्रिल एरिया के अंदर लार्ज मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से अगर हम देखें तो राइबोसोमल डीएनए और आरएनए जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, उसके बाद लास्ट वन हमारा जो टॉपिक था वो न्यूक्लियोप्लाज्म था। इस टॉपिक को मैंने अगेन जो है वो मैं यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म को जो है वो मैं रिपीट कर देती हूँ। बेसिकली जो है बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो फ्लूइड मटेरियल है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो एक फ्लूइड मटेरियल है। अब बेसिकली न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर वेरियस जो है वो एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ना सिर्फ यहाँ पे एंजाइम्स मौजूद होते हैं बल्कि प्रोटीन्स भी जो है वो मौजूद होती है। डीएनए या आरएनए की अगर हम बात करते हैं तो बेटा इट्स ऑल अबाउट द डिफरेंट कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। हम लोगों ने डिस्कशन आज की जो है वो की है न्यूक्लियर इनवेल्प के ऊपर की है, न्यूक्लियर पोर के ऊपर की है। अब लास्ट वन हमारा जो टॉपिक है वो क्रोमोसोम्स के लिहाज से हमारा रह गया। वो नेक्स्ट हमारे लेक्चर में जो है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर हम लोग जो है वो डिस्कशन करेंगे कि कितने कितने क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो किन किन स्पीशीज़ के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो MCQs आपके बनते हैं, तो वो भी एक तरह से जो है वो क्रोमोसोम्स जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन MCQs के लिहाज से या लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सो ये पूरे का पूरा जो टॉपिक है जो कि न्यूक्लियस का मैंने आज आपके साथ जो है वो डिस्कस किया है, ये सारे का सारा टॉपिक जो है वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बेटा हमारा जो है वो लेक्चर आज का जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है, और इसको बेटा ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी वो आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हैं कि जी बताएं आप न्यूक्लियर पोर के बारे में क्या जानते हैं, या न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में क्या जानते हैं, या व्हाट डू यू नो अबाउट द न्यूक्लियर इनवेल्प ऑफ न्यूक्लियस। तो बेटा इस तरह से आपको जो है वो डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी बेटा दुआओं में याद रखिएगा। होप सो कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी। बाकी अल्लाह ताला आपका और मेरा हामिल नासिर हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।